Hello everyone, welcome to Youth Power Academy. Let us begin class of 28th July. Uh, the very first article is related to remembrance of Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary. As we know that on 26th July, nation pays homage to Dr. APJ Abdul Kalam, our former president. He was a distinguished scientist and he played a very important role in the advancement of India's space and missile development programs. He is recognized as Missile Man of India. ये बहुत important personality है. इनसे related questions आपके लिए prelims में, mains में पूछे जाते हैं. और he was born on 15th of October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu, and he pursued aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director for India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully launched Rohini satellite in July 1980. और इसके बाद से इंडिया का जो नेम है वो स्पेस क्लब में एक एलिट ग्रुप में आ गया था. और he was instrumental in development and operationalization of the Agni and Prithvi missiles, and it fostered indigenous capabilities in critical technology. He was one of the India's most esteemed scientists. इनको भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए थे. और he was president of India from 25 July 2002 and he was 11th president. His tenure was from 2002 to 2007. तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. और इनके जो और ही वाज अ की फिगर इन पोखरण टू न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998. बहुत ये कनेक्टेड थे लोगों से और इनके प्रति जो लोगों का एक बहुत ज्यादा विश्वास था. लोग इनको बहुत ऑनर करते थे, सम्मान देते थे. तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए काफी इनका जो है वो उन्होंने योगदान दिया कंट्री के लिए. और तो इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी रहती है. तो ये है. फिर as we know that monsoon session is going on, so the government has provided information related to India's national viral hepatitis control program. Or it said that through its national viral hepatitis control program, it aims to eliminate the disease as a public health threat by 2030. So sometimes in prelim examination they ask question related to date कि क्या एक टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट के द्वारा कि कब तक हमें क्या कैसे जो है वो चीजों को कंट्रोल करना है. तो कभी कभी ये जो डेट्स हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है. इस तरह से भी चीजें जो है वो ये लोग पूछते हैं. और ये जो प्रोग्राम है has adopted a health systems approach and it has been integrated with various national health initiatives to prevent infections and provide diagnostic and treat the affected people. हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, लिवर की एक बीमारी है ये. और इसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो जाता है, डेथ भी हो जाती है लोगों की. और ये जो हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ये या तो इन्फेक्शन या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से होती है, जैसे कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, या समटाइम्स ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है. बेसिकली देयर आर 5 मेन हेपेटाइटिस वायरस. उनके नाम है जैसे A B C D E. और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, these are the most common causes of chronic liver diseases which include cirrhosis and liver cancer. cirrhosis एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो लिवर होता है इसमें क्या होता है कि जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो परमानेंटली रिप्लेस हो जाते हैं स्कैर से. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लिवर है ये अपना जो प्रॉपर फंक्शन है इसका ये परफॉर्म नहीं कर पाता है और कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो जाते हैं. तो गवर्नमेंट का एक एम है कि एक ऐसे जो वायरल हेपेटाइटिस है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए और उसके लिए ये एक टारगेट इन्होंने सेट कर रखा है.
और इस प्रोग्राम के ये के अंदर आता है प्रिवेंशन, प्रमोट एंड क्यूरेटिव इंटरवेंशन फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, कैसे अर्ली इसका जो है वो डायग्नोसिस किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। और फ्री डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन आर प्रोवाइडेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो ये है। और ये जो क्रोनिक कंडीशंस हैं इनसे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, और जो डब्ल्यूएचओ है उसने भी ग्लोबल टारगेट सेट कर रखे हैं फॉर एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस बी। तो ये हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बारे में पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली जो हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस सी है, इन्फ्लेमेशन होता है इसमें, कैसे होता है, टॉक्सिक्स सब्सटेंसेस के यूज से होता है। इसके अलावा जो है वायरल इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या हेपेटाइटिस वायरस का जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ 2018 में। और थ्रू दिस प्रोग्राम government is providing screening and treatment services for hepatitis in India, and it aims to eliminate it as a public health threat by 2030. So all these things will be important for examination। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा कनेक्ट होइए, हमसे ज्यादा जुड़िए। और जो हमारी मैगजीन्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो पीडीएफ है आपको यूट्यूब चैनल पे लिंक प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रॉम आप वहां जाइए, मैगजीन्स को स्टडी करिए। मैंने बार बार कहा है कि कोई शॉर्ट रूट नहीं होता है यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। आपको एक कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ती है। इतनी ब्रॉड चीजें हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें एक डेडिकेशन के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कंसिस्टेंटली चीजों को देखना है। इफ यू आर अपेयरिंग इन 2027 एग्जामिनेशन, तो पूरा जो 2026 का जो करंट अफेयर्स है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप रेगुलरली हमारी जो मैगजीन्स हैं इनको पढ़ते हैं, तो ये बहुत आपको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स का है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड से ना सिर्फ आपको करंट से रिलेटेड चीजों का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बट आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी काफी कवर होता है। और जो हमारी मैगजीन है इसको पूरी हमारी रिसर्च टीम एक रिसर्च करके पूरा बनाती है, प्रॉपर तरीके से। कॉपी कट पेस्ट का वो नहीं रहता है। हम लोग अदर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप पढ़िए, स्टडी करिए। अ, जो ज़्यादा पेजेस भी नहीं रहते हैं। डेली अगर आप अपना 1 आवर इनको पढ़ने में देते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। और हमारी डेली मैगज़ीन्स को पढ़ने के बाद जब आप हमारी मंथली मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। साथ ही साथ अगर आप उनको ना पढ़ के डेली पढ़ते हैं, फिर फटाफट सीरीज़ को पढ़ते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन में आपके को बहुत मतलब इजी तरीके से आप चीजों को रिमेम्बर आप करेंगे, याद रहेंगी, और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हमारा जो अब तक का परफॉर्मेंस है, जो हमारी यूपीपीसीएस लास्ट ईयर हुआ, और जो इसमें हमारे काफी क्वेश्चंस जो है वो आए थे अराउंड 70% के लगभग। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि डाउनलोड करिए पीडीएफ मटेरियल को, इनको स्टडी करिए। और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑथेंटिक रहती है, और उसके आने का पूरा चांस होता है एग्जाम में। तो जो चीजों को मैं बताती हूँ वो भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। जो मैं जैसे मैं बताती हूँ कि क्या इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे कनेक्ट होइए। तो चलिए आगे का देखते हैं। The next important article is related to Bristol Myers Squibb. It is a pharmaceutical company and they have introduced Relop Duo. It is a fixed dose combination of nivolum, nivolumab and relatlimab. And in India, after receiving approval from Central Drugs Standard Control Organization, it will be launched. And this therapy represents India's first LAG3 based dual immunotherapy, and it aims to treat adults and children with the metastatic melanoma. Melanoma क्या है? ये एक स्किन से रिलेटेड कैंसर होता है। It is a less common but dangerous skin cancer, and it is caused by ultraviolet radiation exposure.
In India, incidence is relatively low, but इसका जो केसेस है ये बढ़ रहा है। और जो ये जो दो ड्रग्स हैं, निवोलुमैब, ये एक इनहिबिटर है जो कि यूज होता है इन कैंसर इम्यूनोथेरेपी, एंड रिलैटिवलिमैब, इट इज यूज्ड फॉर इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर, and LAG3, it is an immune checkpoint receptor on T cell that when blocked together with PD-1 can reinvigorate exhausted T cells more potently. तो ये जो ड्रग कॉम्बिनेशन है, ये अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, इट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन यूएस इन 2022, और अभी इस पे काफी वर्क हुआ है। अब इसको इंडिया के लिए भी अप्रूवल जो है वो इसको दे दिया गया है। तो जैसे कभी-कभी समटाइम्स दे आस्क अबाउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, और इनका फंक्शनिंग भी जैसे है किस से रिलेटेड है, या दे कैन आस्क अबाउट मेलानोमा कि ये क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, या अबाउट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इसका वर्क करता है। प्रोसेस जो भी होते हैं कि कौन सी ड्रग सेफली एडमिनिस्टर की जानी चाहिए है, उसको जो है यही अप्रूव करते हैं। जो ग्लोबल ड्रग्स होती हैं जो कि ऑलरेडी अप्रूव है या अदर कंट्रीज में यूज हो रही है, उनको इंडिया में कैसे फिर क्या फर्दर यूज किया जा सकता है या नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। तो रिलॉप डुओ, ये एक कन्वीनियंट सिंगल इन्फ्यूजन फॉर्मुलेशन है, एंड इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो माना जा रहा है कि इससे जो है ये सही रहेगा। और जैसे इसीलिए जैसे यूवी रेडिएशन एक्सपोजर की बात होती है, तो डायरेक्ट सन में जाने से आपको जो बॉडी है उसमें होता है, एक्सपोजर होता है। तो इसीलिए जैसे रिकमेंड भी किया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, कि आप सनस्क्रीन यूज करिए बिफोर गोइंग इन सनलाइट, और 20 मिनट्स बिफोर आपको अप्लाई करना होता है अगर यू आर गोइंग इन डायरेक्ट सनलाइट, एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टैंड आउटसाइड फॉर 2 to 3 hours, तो प्रोटेक्ट करने से जो है वो बेटर रहती हैं चीजें। तो ये है। फिर एज वी नो कि जो राम मंदिर है वहां पे जो डोनेशंस हैं उनके थेफ्ट का केस चल रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि दैट दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4 member SIT, Special Investigating Team, to investigate alleged embezzlement of donations received by Ram Temple Trust in Ayodhya। और ये केस अभी काफी जो है वो चल रहा है, और अब जो इसमें जो SIT है, इट इज हेडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर द लखनऊ रेंज, IPS Kiran S, and it also include a DIG rank officer, senior superintendent of police, additional SP, and the Supreme Court has directed the state government to augment the SIT by including a forensic auditor as a fifth member। तो उसने कहा है कि आप इनमें एक और मेंबर को इंक्लूड करिए, और 5 member को पूरा ये उन्होंने कहा है कि आप इससे वर्क कराइए, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको ये पूरा इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगे। और राम मंदिर का जो इशू है, ये अभी काफी न्यूज में बना हुआ है। इसको लेके जो है वो गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है इनके बीच में भी विवाद है कि कैसे जो है वो इतना जो पैसा है वो मंदिर से चोरी हो गया, मंदिर के ट्रस्ट से चोरी हो गया। तो ये है। तो जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने जा रहा है, 6 दिसंबर को। और उस टाइम पे क्योंकि जो कमिटीज होती हैं या जैसे SIT है, so sometimes in UP pieces they ask questions related to the member or the chairperson of the any particular committee or any investigating team। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यूपी पीसेस को ध्यान में रखते हुए हम आगे जो है वो अपनी यूपी पीसेस ओरिएंटेड सीरीज भी लेके आएंगे, तो आप उनसे हमसे जो है वो वहां पे भी कनेक्ट होइएगा। और इट विल बी 2 to 3 month कोर्स, और उसमें आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड और काफी सारी चीजें बताई जाएंगी जिनसे आपका एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो। The next examination related to Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. It was introduced in Lok Sabha,
and this bill aimed to amend the existing Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. तो as we know कि अभी जून में नीट की का जो री एग्जामिनेशन हुआ, और बिफोर दैट ड्यूरिंग में जो फर्स्ट पेपर था वो आउट हो गया था, पेपर लीक हुआ था। तो उसके बाद से फिर री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, और उसके बाद से जो कॉकरोच जनता पार्टी है, देवर प्रोटेस्टिंग, और अदर जो अपोजिशन है देवर आल्सो प्रोटेस्टिंग, और जंतर मंतर पे काफी इसको लेके विवाद हुआ, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स को वहां पे जो है वो लाठी चार्ज वगैरह हुआ, तो वो काफी विवाद हुआ है। और उसके बाद से जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंश्योर किया कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, अगर देखा जाए तो मेजर जो एग्जामिनेशन है नीट की बात करें तो 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एक प्रॉब्लम होती है, एक हैरेसमेंट होता है उनका जो है, उसको टैकल को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट एक्ट ले आई थी 2024 में भी। बट अब उसमें कुछ और चेंजेस करके गवर्नमेंट ले आई है, और गवर्नमेंट का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी, तुरंत जो है वो कार्रवाई होगी अगर पेपर लीक होता है। इस पर काफी डिस्कशन भी चल रहा है, अपोजिशन इस एक्ट को लेके भी जो है वो विरोध कर रहा है। तो अब देखना होगा कि कैसे गवर्नमेंट इसको पास कराती है, और फिर आगे कैसे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो फेयर होता है, ताकि जो स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं वो अपना एग्जाम दें, और उनको कोई एक माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या होगा। और इससे जो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत टाइम जो है वो बेकार होता है, बहुत प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती हैं, स्टूडेंट्स को भी, फैमिलीज को भी। तो ये है। तो ये जो बिल है, अब ये भी इस पे डिस्कशन चल रहा है लोकसभा में। कल भी चला, अभी भी ये अभी चूंकि मॉनसून सेशन जो है वो चल रहा है, तो इसमें पूरा जो है ये देखना होगा कि फिर बिल कैसे इसको गवर्नमेंट पास कराती है, फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो ये है। तो अभी फिलहाल ये जो 2024 का एक्ट था, इसको अमेंड करने के लिए बिल आया है। फिर बीजेपी इज गोइंग टू लॉन्च सोशल हार्मनी कैंपेन फॉर गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन टाइटल समरसता संकल्प अभियान, दैट इज कैंपेन फॉर सोशल हार्मनी एंड रिजॉल्व। तो दिस ईयर 2026, फ्रॉम जुलाई 26 टू फरवरी 2027, and this campaign aims to commemorate 650th anniversary of the mystic poet Saint Guru Ravidas. गुरु रविदास, ही वॉज अ प्रोमिनेंट भक्ति सेंट, भक्ति का मतलब में थे, मिडवल पीरियड के थे ये। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, और ये 15th सेंचुरी में थे। और ये एक लेदर वर्कर कास्ट के थे, और इनकी जो टीचिंग्स थी वर बेसिकली रिलेटेड टू इक्वालिटी, डिवोशन टू गॉड, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर हार्ट एंड माइंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और सोशल स्टेटस। तो इनका जो है वो 650th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है। तो एज अ पर्सनालिटी, गुरु रविदास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। Then there was a news related to US tariff on imports and trade deal implications. The US government has imposed a 10% tariff on goods imported from India and several other countries, and it alleged that it 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 is imposing such tariff because use of forced labor. और जैसे कि हमें पता है कि जो यूएस ट्रेड डील नेगोशिएशन है काफी सारी कंट्रीज के साथ हुआ है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2026 में डिसीजन आया था टैरिफ्स को लेके, और इसको एलिमिनेट करने की बात कही जा रही है। तो अभी जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक 10% का टैरिफ लगाया है यूनिवर्सली टू ऑल कंट्रीज। उनका कहना है कि ये इसलिए ये इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि जो टेम्पररी टैरिफ्स हैं ये अभी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। और इन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 301 है इनका, फोर्स लेबर टैरिफ, इनका इंटेंशन है टू बी मोर परमानेंट एंड ऑफर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू कंट्रीज दैट ट्रेड विद दैट हैव ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द यूएस। और लेकिन इनका कहना है कि जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया और बाकी, इन पे ये एडिशनल 10% टैरिफ लगाएंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो फोर्स लेबर देखने को मिलता है या एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में जो है ये अ प्रोडक्शन होता है। तो इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए और अनफेयर कंपटीशन को रोकने के लिए, क्योंकि फिर एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में अगर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो उसको लेके इन्होंने कहा है कि ये 10% जो है वो इसको इम्पोज़ करेंगे और अब देखना होगा कि फर्दर फिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडिया के साथ निगोशिएशन चल रहा है, ट्रेड डील पे भी पूरा डिस्कशन हो रहा है, साइनिंग अभी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हुए हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं है कि क्या-क्या चीजें हुई हैं। उनका गवर्नमेंट का कहना है कि इन्होंने जो एक फाइनल रेट है उसको 10% पे रखा है, तो इससे कहा है कि हमारे जो ट्रेड कॉम्पिटिटर्स हैं इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट बाकी जो है इसमें कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरह का एक रिटेलिएटरी मेजर है, मतलब कि यूएस के द्वारा। तो अब देखना है कि इसमें फर्दर और क्या चीजें आती हैं। तो जैसे इनका जो सेक्शन 301 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। सेक्शन 301 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स में कई बार पूछे गए हैं। ये यूएस का ट्रेड लॉ है जो अलाउ करता है यूएस को टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय फॉरेन कंट्रीज, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और फोर्स्ड लेबर दोनों इंक्लूड है। जैसे ये अभी एग्जाम के पर्पज से अगर हम गए तो ये नहीं पूछेगा कि कितना टैरिफ इम्पोज किया है, बट जो सेक्शन 301 है ये किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। जैसे कि इसमें आप स्टेटमेंट्स दे देंगे कि हाँ ये इट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फोर्स्ड लेबर। तो इस तरह से जब आप रिलेट करेंगे चीजों को और इस तरह से आप जब देखना शुरू करेंगे, तो आप को जो है वो और क्लैरिटी होगी और ये इजी हो जाएगा जो एग्जामिनेशन में है उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। Their next article is related to National Investment Policy for Urea 2026. Uh, there has been concerns related to fertilizer shortage during the kharif season because of the tension in the west asia. It has been increased and also El Nino effect है इस साल, तो इसको लेके जो यूरिया है उसका ओवर यूज होना हो और कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, दे हैव अप्रूव्ड द नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, and this policy aims to achieve self-reliance in urea production, a sector currently reliant on imports. Through this policy, government aims to bring new investment in gas-based urea manufacturing units within the country. The key policy change compared to the existing framework include separating fixed and variable cost for enhanced transparency, including a viable return on equity band with a floor of 12% and a ceiling of 16%, and mitigating foreign exchange risk by converting fixed cost in Indian rupee after 4 years based on prevailing exchange rate. तो ये क्या है? तो जैसे कि जो जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि जैसे कि मशीन जो प्रोडक्शन में जो खर्च आता है कम या ज्यादा होने पे वो एक ही रहता है। जैसे कि आपने एक बार कोई सेटअप किया, मशीन्स लगाई वहां पे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो जो प्रोडक्शन है अगर इंक्रीज हुआ तो बढ़ेगा, घटे अगर कम हुआ तो घटेगा। जैसे कि गैस की शॉर्टेज है या जो कच्चा माल है वो नहीं है, तो इन चीजों को जो है वो सेपरेट रखा गया है। जो अभी जो फ्रेमवर्क है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, ये इंक्लूड करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। तो अब इनको ये सेपरेट करेगा। सिमिलरली इन्होंने एक टर्म दिया है रिटर्न ऑन, तो इनका कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी बैंड का मतलब है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो जो कंपनीज हैं जो यूरिया के जो मशीनरी है उसमें जो वर्क करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, तो उनको एक बैंड के
में उनको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इन्वेस्टमेंट में। मिनिमम 12% की मतलब इतना तो इनको मिलेगा ही, मतलब बेनिफिट। और एक सीलिंग लगाया गया है, कैप लगाया गया कि 16%, तो इतना इनको जो है वो मिलेगा, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिस्क हैं, जो कन्वर्टिंग फिक्स्ड जो कॉस्ट है, उनका इम्पैक्ट जो है वो कम पड़े, जो एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस होता है उसका। और जो यूनियन गवर्नमेंट का जो पहले का जो पॉलिसी है, यूरिया सेक्टर पॉलिसी, ये 2012 और 13 में आया था, फिर इसको 2014 में अमेंड किया गया, और उसके बाद से फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुए, और 6 न्यू यूरिया यूनिट्स ये इस्टेब्लिश हुई हैं। इसमें 4 हैं थ्रू जॉइंट वेंचर कंपनीज ऑफ नॉमिनेटेड पीएसयूज एंड 2 बाय प्राइवेट कंपनीज। तो करेंटली गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट 33 operational urea manufacturing units have a total installed capacity of 269.42 lakh metric ton, and the government has recognized a gap between indigenous urea production and demand, uh, necessitating imports and aim to increase domestic production। मतलब हमारी कमी है, जितना हमें नीड है फुलफिल नहीं हो पाती है, इस वजह से जो इम्पोर्ट है वो नेसेसरी हो जाता है, और हमारा एम है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। और जो डेटा दिया है गवर्नमेंट ने, अकॉर्डिंग टू दिस, एज ऑफ March 3, 2026, द कंट्रीज यूरिया requirement for the Kharif season is 370.84 LMT, with an availability of 432.44 LMT, and of this 381.59 LMT will be sold via direct benefit transfer। और इसमें जो है वो जो फार्मर्स है उनको डायरेक्ट इसको जो है वो प्रॉफिट इसका दिया जाएगा। तो एक एम है कि कैसे बैलेंस और एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स यूज को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है उनके यूजर्स को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ जो यूरिया का प्रोडक्शन है उसको और अच्छा किया जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। The next news article related to science and technology. Indian astronomers, in collaboration with international researchers, have reported a rare discovery, that is a blue straggler star BSS। और इसका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है इसको उन्होंने रिपोर्ट किया है। दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्रोवाइड्स direct evidence for the mechanism by which these unique stars are created। Blue straggler stars, what are these? These are unusual type of stars found within star clusters. They are distinguished. They appear hotter, brighter, and more massive, and than other stars of similar age within their cluster। तो ये भी important रहेगा। और एक जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनके अकॉर्डिंग द प्रिवेलिंग थ्योरी ऑफ बेसिस फॉर्मेशन इज दैट दीज स्टार एक्वायर एडिशनल मास आइदर फ्रॉम अ कंपेनियन स्टार और थ्रू द मर्जर ऑफ टू स्टार्स। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो बीएसएस के बारे में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, या इनका प्रॉपर्टी क्या है, कि मतलब दैट दे आर हॉटर, ब्राइटर एंड मोर मैसिव देन कंपेयर टू सिमिलर than the other stars of a similar age in the cluster। Then in sports, Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav, she secured a silver medal in women's 53 kilogram category at Commonwealth Games in ग्लासगो। तो जो अभी जैसे कि जो गोल्ड मेडल्स हैं वो तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही, बट जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, तो कभी कभी ये एथलीट और किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये पूछते हैं। ये तो अभी जैसे रिसेंटली मीराबाई चानू, इनको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था 48 किलोग्राम कैटेगरी में। तो मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्यों? क्योंकि ये इनका थर्ड कॉन्सिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल था। इसके प्रीवियसली इन्होंने 2018 और 2022 में भी जो है वो मेडल जीते थे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर इसी तरह राजा मुथु पांदी है, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो वेट लिफ्टर्स की कैटेगरी में अभी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ज्यादातर। तो ये है, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सा एथलीट किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब स्पोर्ट्स और एथलीट का नाम, तो ये पूछा जा सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ 28 जुलाई। और आप चैनल पे ज्यादा से ज्यादा हमसे कनेक्ट होइए, चैनल पे जुड़िए।
चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।